बच्चों, मीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। नया साल एक नई उम्मीद के साथ आया है आपके लिए। नए रेजोल्यूशंस होंगे आपके, नया जोश होगा। और इस नए जोश के साथ मैम आई है आपके साथ एक नया लेक्चर लेके। मैं काफ़ी दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम इश्यूज, बट अब इशू रिजॉल्व हो गया है एंड आई होप कि अब मैं डेली लेक्चर्स अपलोड कर पाऊँ। आपके लिए आगे बहुत अच्छा कुछ सोचा है, बहुत अच्छा कुछ प्लान किया है, तो आप बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। नया साल है, एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ लग जाओ काम पर। हम आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन शुरू करेंगे एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए। हार्ट, ब्लड, इसके प्लेटलेट्स, इसके ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, सब कुछ अच्छे से आ जाए। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये चैप्टर आपके लिए क्या लेके आता है। चलो, हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स मतलब कि बॉडी में कितने तरह के फ्लूइड्स हैं। कितने तरह के फ्लूइड्स हैं? कितने तरह के हैं? आपकी बॉडी में फ्लूइड्स हैं 3 तरह के। सबसे पहला होता है ब्लड। ठीक है, इसके बाद आपके पास होता है लिम्फ फ्लूइड। उसके बाद आपके पास होता है टिश्यू फ्लूइड। ब्लड, लिम्फ फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जिसमें से हमें एक एक करके हर एक चीज पढ़नी है। दूसरा है आपका ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से क्या समझते हैं आप? सर्कुलेशन से कि वो ब्लड, आपको पता है ब्लड कौन पंप करता है? हमारा ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट। और ब्लड अगर आप यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कहीं से भी काटो, ब्लड निकलेगा। वो ब्लड वहां तक पहुंचा कैसे है? कैसे पहुंचा है? उसका कुछ सिस्टम है ना? सिस्टम है। बट जो दिल में भी ब्लड बन रहा है वो भी एक प्रोसेस से बन रहा है। जो सर्कुलेशन है उसमें हम हर चीज़ पढ़ेंगे। ब्लड में कहाँ, हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, ब्लड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रही है, और सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इम्पॉर्टेंस क्या है उस चीज़ की, वो हम सर्कुलेशन में देखेंगे। अभी हम सबसे पहला बॉडी फ्लूइड लेते हैं, ब्लड। सबसे पहला बॉडी फ्लूइड ब्लड। चलो, ब्लड। पहली बात तो ब्लड कैसा टिश्यू है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइनिंग टुगेदर। ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइनिंग टुगेदर। तो टिश्यू में बहुत सारे अलग 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 सेल जॉइन हो रहे हैं और इसको क्या बना रहे हैं? टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जोड़ रहा है ना, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ब्लड फाइबरलेस होता है। इसमें कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैसा होता है ये? फाइबरलेस। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, मतलब क्वांटिटी, एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना ब्लड होगा, कितना ब्लड बन रहा होगा? ये होता है आपका 5 से 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, दूसरी चीज़ ब्लड का पीएच।
ब्लड का पीएच रहता है 7.4। ब्लड का पीएच क्या रहता है 7.4। ठीक है, जो ये ब्लड है ना आपका ब्लड, इसमें अलग अलग सेल हैं क्योंकि अभी हमने देखा ये टिश्यू है। इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा इसका, इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आप इस फ्लो चार्ट को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल सेम टू सेम यही। इसी के नीचे हमें जो लिखना होगा हम लिखेंगे। ब्लड किसका कॉम्पोजिशन है, प्लाज्मा का और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, जिसमें प्लाज्मा हमारे पास होता है 55%। प्लाज्मा कितना होता है हमारे पास 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आपके दो कैटेगरीज के। एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स आपके दो तरह के, मतलब ब्लड के सेल्स कितने तरह से हैं, दो तरह से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जो ये डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो में, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं तीन में, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इजिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये थी आपकी डिवीजन। ये थी क्या थी आपकी डिवीजन। ब्लड, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स में आपके पास होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, सॉरी। डब्ल्यूबीसी फर्दर डिवाइड होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड होता है न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। आपका ए ग्रेन्युलोसाइट्स डिवाइडेड, आपका ए ग्रेन्युलोसाइट डिवाइडेड होता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। अब ये हर चीज़ है क्या, सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो आरबीसी होता है इरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। बट ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरल टर्म्स में आप समझ लें ग्रेन्युलोसाइट्स जो साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स कंटेन करेंगे। वो ग्रेन्यूल्स क्या होंगे क्या नहीं वो देखते हैं। जो साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स कंटेन करेगा वो होगा ग्रेन्युलोसाइट्स। जो साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं करेगा, कहीं भी अ लग जाता है तो वो मतलब नहीं।
ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, इसमें आपके ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक, दूसरी चीज़, जो ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूक्लियस होगी वो न्यूक्लियस होगी लोब्ड, मतलब कि लोब होंगे, और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में आपके न्यूक्लियस में लोब नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ आया? ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझने के बाद ऑब्वियसली हम ये सब पढ़ेंगे, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन अभी के लिए ये समझ आए किसका डिवीजन क्या है। आगे चलते हैं। हमने ऊपर क्या देखा था? ऊपर हमने देखा था प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा किस किस से मिलके बना है? प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड है, और कितना परसेंटेज होता है ये ब्लड का? 55%। 55% ब्लड क्या होता है आपका? प्लाज्मा। बट प्लाज्मा में ऐसा है क्या? प्लाज्मा में बेसिकली आपका इसमें से 90% वाटर होता है। देख रहे हो, खून नहीं है, पानी है। पानी क्या है? पानी, सब पानी पानी है। 90% वाटर है आपका ब्लड का प्लाज्मा। बाकी चलो देखते हैं बाकी क्या क्या होता है प्लाज्मा में, ये भी देख लो। H2O, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स, उसके बाद कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये अभी देख लेंगे। कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं। ये जो आपका H2 होता है, अभी देखा हमने 90 to 92% पानी, वाटर। प्रोटीन कितने होते हैं? 6 to 8%। लेकिन ये प्रोटीन है कौन कौन से? ये प्रोटीन है आपके 3, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, ये सब क्या है आपके? प्रोटीन्स। मिनरल्स यू नो। अदर सब्सटेंस, ये जो अदर सब्सटेंस है क्या क्या हो सकते हैं? अदर सब्सटेंस हार्मोन्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, गैसेस हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, और विटामिन्स भी हो सकते हैं। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब किस में मिलते हैं? आपके प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा में मिलता है। ये आपकी एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसमें ये आरबीसी घूम रहा है। ठीक है, और ये है इसके चारों तरफ इसको सराउंड करता हुआ प्लाज्मा। ये इसको सराउंड करता हुआ प्लाज्मा। ब्लड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। क्यों है? प्रोटेक्शन का काम करेगा ना, ऑब्वियसली। ये देखो पानी का बना है, ऐसे देखो कि ये दीवार है। ठीक है, ये मेरा सर है। अगर मैं इसको ऐसे मारूंगी तो ये लगेगा ना? लगेगी इसमें, है ना? अगर इसमें रखा हो ऐसे बीच में कुशन, ऐसे मतलब ये कुशन पे लगेगी तब जाके इस पे आएगी। तो ऐसे ही किसी भी सेल को बचाने के लिए उसके आसपास कुछ कुशन्स होते हैं। ये वाटर वो कुशन का काम ही करता है। आपने जितने भी ऑर्गन देखेंगे, जितने भी फ्लूइड्स देखेंगे, जितने भी पाइप्स देखेंगे, वेसल्स देखेंगे, सब में होता है, सब में। बॉडी कोई इतनी ज़्यादा एडवांस तो है नहीं कि मतलब कि इतना काम करा दे, इतना काम करा दे, उसके बाद तुम्हें फिर इतने एक्स्ट्रा फ्लूइड्स भी दे, नहीं ना। वो सब एक काम करें प्रोटेक्शन का, बचाने का, फिजिकल डैमेज से, शॉक से, मैकेनिकल शॉक, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है ये होता है आपका एल्कलाइन इन नेचर। प्लाज्मा कैसा होता है? एल्कलाइन। दूसरी चीज़, ये नॉन लिविंग,
ये नॉन लिविंग फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? नॉन लिविंग फ्लूइड है। उसके बाद ये आपका सेल्स के चारों तरफ मिलता है, तो ये इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, इंटरसेलुलर फ्लूइड है। ये चीज़ समझ आई? इसके बाद हमने जो प्रोटीन देखे थे, सबसे पहला हमने देखा था एल्ब्यूमिन। सबसे पहला हमने देखा था एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन होता है, ये एल्ब्यूमिन आपका मेंटेन करता है BCOP। BCOP से मतलब क्या हो गया? ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन क्या करता है आपका? मेंटेन ब्लड कोलॉइडल प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के साथ ये मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम। ब्लड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है या उसमें क्या प्रेशर लग रहा है, किस प्रेशर से जो ब्लड है वो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, कितना कोगुलेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, जो थक्के हैं, जो बन जाते हैं, कभी कभी कहते हैं ना खून के थक्के बन गए हैं, वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कौन चेक करता है? आपका एल्ब्यूमिन। आपका ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन कैसा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, क्योंकि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों को कौन मेंटेन कर रहा है? आपका एल्ब्यूमिन। इसके बाद आते हैं हम ग्लोब्यूलिन। इसके बाद आते हैं ग्लोब्यूलिन। जो ये आपका ग्लोब्यूलिन है, ये 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। इसमें से आपका ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ये आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसमें इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में कौन हेल्प करे? आपका गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है। इसके बाद आते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉट कौन करवाता है? प्लेटलेट्स। बट ब्लड क्लॉट कराने में एक प्रोटीन यूज होता है जिसे हम कहते हैं फिब्रिनोजन। ये पूरा एक प्रोसेस है, आगे आएगा, ये आप समझेंगे। अभी एक ओवरव्यू लेते चलो कि क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है। ये क्या हो गया? आपका क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद जो प्लाज्मा है, उसके पास है क्लॉटिंग प्रोटीन। अगर इस क्लॉटिंग प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल दें, अगर एक ये क्लॉटिंग प्रोटीन प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो वो आपका सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है वो? सीरम। सीरम क्या होता है आपका? सीरम इज प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। सीरम इज प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। मतलब कि आपको पता होगा कि कभी भी ब्लड लेते हैं तो वो मेंशन कर दे कि उन्हें क्या चाहिए, सीरम चाहिए है, प्लाज्मा चाहिए है, आरबीसीज चाहिए है, क्या चाहिए। मान लो किसी के अंदर हमने सीरम डाला, सीरम लेके, तो क्या वो सीरम कैपेबल होगा क्लॉट करने के ब्लड को? नहीं होगा, क्योंकि सीरम वही चीज़ है जिसमें से फिब्रिनोजन निकाल दिया है, और फिब्रिनोजन हमारा क्या था? क्लॉटिंग प्रोटीन था। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग करा रहा था। जब हम सीरम डालते हैं किसी भी बॉडी में तो इसका मतलब है हम उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं दे रहे हैं, हम क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं दे रहे, तो वो बॉडी क्लॉट कर नहीं पाई। ठीक है। ये चीज़ समझ आई? ये प्लाज्मा के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझ आई?
इसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। हम लेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हम क्या लेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से थे आपके? 2 आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। कितनी परसेंटेज होते हैं इनकी? 45%, जिसमें से आपको पता है कि आरबीसी होता है मोस्ट अबंडेंट। आरबीसी कैसा है? मोस्ट अबंडेंट। आरबीसी सबको पता है क्या कहलाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स। इसी को ही हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये होते हैं 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। पर mm³ ऑफ ब्लड में कितने मिलेंगे आपको? 5 से 5.5 मिलियंस। बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दूसरी, इनकी शेप कैसी होती है? ये होते हैं आपके बाइकनकेव इन शेप। बाइकनकेव क्यों होते हैं? ये ऐसे हैं, ये देखो, रुको एक मिनट, ये ऐसे हैं, ठीक है। एक कनकेव, दूसरा कनकेव, बाइकनकेव है। बीच में आपको एक डिप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है, ये डिप्रेशन, ये आपकी साइट प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए। जब आप बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आपका आरबीसी बाइकनकेव है। शुरू में आपका जो आरबीसी जो छोटे बच्चों में होता है वो गोल होता है, उनके पास ज़्यादा होती नहीं है जगह ऑक्सीजन बाइंड करने की सेल्स में। बट जैसे हम बड़े होते रहते हैं, आपको पता है इतनी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं, सबके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो स्पेस होता है ना बाइकनकेव के बीच का, जो ये फ्लैट स्पेस होता है और साइड से वैसे उभरा हुआ, साइड से उभरा होता है, बीच से थोड़ी खाली स्पेस होती है। ये क्यों होती है? कि इससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड कर सके। स्पेस, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। किस चीज़ के लिए? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए और ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए, ठीक है। जो और एक चीज़ है इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रेजेंट ही नहीं होते। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती। बट इन्फेंट के केस में आपकी तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। जो आरबीसी होता है, आरबीसी के पास होता है आयरन रिच कंपाउंड, आयरन रिच कंपाउंड जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ये आयरन रिच प्रोटीन क्या होता है? हीमोग्लोबिलिन। हीमोग्लोबिलिन, यही हीमोग्लोबिन आपके ब्लड को क्या देता है? रेड कलर। यही हीमोग्लोबिन आपके ब्लड को क्या देता है? रेड कलर। रेड कलर जो आपका ब्लड का होता है वो आपके हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इनका ओरिजिन ये होते हैं आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में इसकी लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में आपके आरबीसी बनते हैं। और इनका मेन फंक्शन तो आपको पता ही है। मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू एंड अदर ऑर्गन्स। दूसरा, ब्लड क्या करता है काम? ऑर्गन में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। खून में फूड आता है? नहीं, ब्लड इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म लेता है। ब्लड क्या करता है? आपका डाइजेस्टेड फूड से
सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी मिनरल्स सब उठा लेता है, मतलब कि फूड की एब्जॉर्बेबल फॉर्म किस में जाती है? आरबीसी, ब्लड में। फूड की एब्जॉर्बेबल फॉर्म गई, ऑक्सीजन देख लिया हमने। जितना भी सेल्स का वेस्ट होता है, जितना भी सेलुलर वेस्ट होता है, सब किसके थ्रू आता है? आपका ब्लड के थ्रू। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स, आपको पता है केमिकल मैसेंजर है, इनके पास डक्ट तो होती नहीं है, डायरेक्ट सिक्रीशन किस में डालते हैं? ये ब्लड में। ठीक है, ये ब्लड के थे कुछ फंक्शंस। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है ये हम देख लेते हैं। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances. Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cells and from the cells. ये अभी हमने देखा, ये सारे किसके functions हैं? Blood के. Different group of animals have evolved different method for this transport. Simple organisms like sponge and coelentrates circulate water from their surroundings through the body cavities to facilitate the exchange of these substances. More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such material. और अभी हमने क्या पढ़ा? वो blood. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including human, for this purpose. Another body fluid is lymph, also help in the transport of substance. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph tissue fluid and the mechanism of the circulation of blood. Blood देख लो फिर. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. Plasma देख लो. Plasma is a straw-colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. 90 to 92% of plasma is water and protein contributes 6 to 8%. ये हमने फ्लो चार्ट बनाया. Fibrinogen, globulin, albumin are major proteins. आगे देख लेते हैं. Fibrinogen are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body. Albumins helps in osmotic balance. कौन सा था वो प्रेशर? ब्लड colloidal osmotic pressure. Plasma also contains small amount of mineral like Na, Ca, Mg, HCO3, Cl negative. Glucose, amino acid, lipids are also present in the plasma as they are always in transit in the body. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor is serum. और वो clotting factor क्या है? Fibrinogen. Formed elements देख लेते हैं. Erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called formed elements, and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocytes or red blood cells are most abundant of all the cells in the blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per mm³ of blood. RBC are formed in the red bone marrow in adults. RBC are devoid of nucleus in most of the mammal and are biconcave in shape. They have red color, iron-containing pigment, complex protein called hemoglobin. Hence, the color and name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules plays a significant role in transport of respiratory gas. RBC have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, graveyard of RBC. RBC बन रहे हैं, 120 दिन के बाद वो टूट जाते हैं मतलब मर जाते हैं. और मरने वो कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में. मरने कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में. स्प्लीन उनका ग्रेवयार्ड है, वहाँ जाके जाते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं हमें मार दो. वो उससे क्या लेता है क्या नहीं वो तो आगे का प्रोसेस है. अभी के लिए ब्लड आपका स्प्लीन में जा रहा है और वो मरने जा रहा है क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं बचा है. न्यूक्लियस है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, कुछ है नहीं, बनाएगा क्या अपने लिए? ऑक्सीजन से बाइंड करता है, जब तक उसको काम करवा सकता है वो तब तक करता है, उसके बाद वो मर जाता है. इससे आगे हम देखेंगे कल. आज के लिए इतने. चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना.
आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको समझ भी आता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।